अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज साउथ एशिया की हिस्ट्री की सीरीज का 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट द अराइवल ऑफ इस्लाम इन द साउथ एशिया। हिस्ट्री लवर्स क्या आप जानते हैं बनो उमैया की सीरिया और इराक से आई हुई आर्मी ने आखिर क्यों कराची के करीब दीबल की पोर्ट पर हमला कर दिया था। ओके, तो ये बात है आज से 1300 साल पहले कि जब बनो उमैया राशिदून कैलिफ्स के बाद अरब की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी जिसका मरकज मॉडर्न डे सीरिया का शहर दमास्कस था। कैलिफ अल-वलीद द फर्स्ट के दौर में ये डायनेस्टी बहुत स्पीड के साथ एक्सपैंड हो रही थी। अरब्स इस टाइम पर डिफरेंट कैंपेन्स डिफरेंट एरियाज में कर रहे थे। आइबेरिया, नॉर्थ अफ्रीका से सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न इंडियन ओशन इसमें शामिल थे। व्यूअर्स, इस टाइम पर इंडिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी और इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। 711 में उमैय्यद का इंटरेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडियन कोस्ट यानी सिंध के इलाके की तरफ हुआ। इसकी रीजन को मुख्तलिफ अरब हिस्ट्री अकाउंट्स डिफरेंट वे में बयान करते हैं। अरेबियन सी अरब शिप्स पर होने वाले पायरेटेड अटैक्स दीबल पोर्ट पर होने वाले इस हमले की मुख्तलिफ वजूहात में से एक है और कहा जाता है कि इस वाक़ये की दूसरी बड़ी वजह अरब शिप्स पर होने वाले हमले और कैप्चर किए गए ट्रेडर्स के साथ मिसट्रीटमेंट था। तीसरी और सबसे ज्यादा लॉजिकल वजह जियोपॉलिटिक्स को समझा जाता है। बनो उमैया के इराक के गवर्नर अल हजाज इब्न अल यूसुफ ईस्टर्न सी रोड को सिक्योर करना चाहते थे। वो पायरेट्स को पनाह देने वाले लोकल रूलर्स को भी सबक सिखाना चाहते थे और इसके साथ साथ वो उमैया डायनेस्टी की पावर को भी इंक्रीज करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने अपने बहुत करीबी कमांडर मोहम्मद इब्न अल कासिम को ये एक्सपीडिशन सौंपी। व्यूअर्स, 711 में दीबल की पोर्ट पर कब्जा करने के बाद अरब्स के पास अब तमाम सी पोर्ट्स का एक्सेस आ गया था। मॉडर्न डे ईरान और बलूचिस्तान का एरिया ऑलरेडी अरब्स के पास था और बनो उमैया डायनेस्टी का हिस्सा था। मोहम्मद बिन कासिम का अगला टारगेट नॉर्थ में आगे फॉरवर्ड होते हुए मजीद इलाकों पर कब्जा करना था। इसके लिए सिंध के लोकल रूलर राजा दाहिर को डिफीट करना लाजमी था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने नॉर्थ की साइड पर एडवांस करना स्टार्ट कर दिया। अरब आर्मी ने मुख्तलिफ मकामात पर जंग करने के बाद राजा दाहिर की आर्मी को घेर लिया और उनको सरेंडर करने को कहा, मगर राजा दाहिर ने मुकाबला करने का फैसला किया। राजा दाहिर ने अरब को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। इसकी तरफ से समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने की भी कोशिश की गई, बट एट लास्ट अरोर शहर की जंग फैसला कुन साबित हुई। इसका इख्तिताम राजा दाहिर की हार से हुआ। राजा दाहिर वाज किल्ड इन एक्शन और ये कहा जाता है कि राजा दाहिर वाज हेडेड एंड हिज वाज सेंट टू अल हजाज बिन यूसुफ। इस वॉर के बाद अरब्स ने लोअर सिंध का कंट्रोल हासिल कर लिया था और फिर उसके बाद अरब्स ने मुल्तान को भी फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया और जिजिया टैक्स के बदले टेंपल राइट्स को प्रिजर्व किया। क्या आप जानते हैं कि इन 715 ड्यू टू द चेंज इन regime in Damascus, Muhammad ibn al-Qasim was recalled, arrested and in custody in Mosul, modern day Iraq। 714 में अल हजाज इब्न अल यूसुफ की डेथ हो गई जो कि उस टाइम पर सिंध कॉन्क्वेस्ट को बैक कर रहे थे। 715 में कैलिफ अल-वलीद द फर्स्ट की डेथ के बाद सलेमान इब्न अब्दुल मालिक कैलिफ बने। कैलिफ सलेमान ने अल हजाज बिन यूसुफ से मुंसलिक ऑफिशियल्स को जेल में डालना शुरू कर दिया और जो हजाज बिन यूसुफ के ज्यादा करीब थे उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मोहम्मद इब्न कासिम को भी अरेस्ट करके वापस बुला लिया गया और बाद में कैद के दौरान मोसल में उनकी डेथ बहुत ही डिसऑनरेबल वे में हुई। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद आल्दो इस्लाम इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इस कन्वर्जन में सेंचुरीज का टाइम लगा। इट वाज़न्ट एन ओवरनाइट प्रोसेस। सिंध का इलाका साउथ एशिया में इस्लाम का पहला दरवाजा बना। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद सिंध में बहुत सारी बगावतें हुई। इनके बाद आने वाले अरब गवर्नर्स को बहुत ज्यादा फौजी कार्रवाइयां करनी पड़ी। उमैय्यद के बाद अब्बासी खिलाफत आई, लेकिन सिंध में अरब रूल कमजोर रहा। अरब इंडिया में अगले 300 सालों तक कोई एक्सपेंशन नहीं कर सके, बल्कि इन्हें सिंध पर कब्जा बरकरार रखना ही मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मौजूद गुर्जरा प्रतिहारा जो कि अर्ली राजपूत थे ने 300 सालों तक रोक कर रखा। इसलिए राजपूतों को सेवियर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में किस पावर ने 300 इयर्स तक अरब एक्सपेंशन को नाकाम बनाया? मोहम्मद इब्न कासिम के 712 में सिंध को कैप्चर करने के बाद अरबों का ख्याल ये था कि वो अपनी विक्ट्रीज को मजीद आगे बढ़ाते हुए पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पहुंच जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन गुजरात। इन इलाकों पर कब्जा करने का मतलब ये था कि वो इंडिया के हार्ट तक पहुंच जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया को उस टाइम पर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, लेकिन वहां पर मौजूद राजपूतों ने ये अगले 300 सालों तक मुमकिन नहीं होने दिया।
इनमें मशहूर राजपूत गुर्जरा, चौहान, परमार, परतियारा और सिसोदिया शामिल हैं। 730 सीई में एक मशहूर राजपूत हुक्मरान नगुभट्टा द फर्स्ट ने अरब फौजों का रास्ता रोका। एक बड़ी जंग में अरब फौजों को शिकस्त हुई और इनकी पेशकदमी रुक गई। इसके बाद 3 सेंचुरीज तक अरब्स ने बारहा कोशिश की कि वो सिंध से निकलकर पंजाब और सेंट्रल इंडिया के मैदानों तक पहुंच पाएं, लेकिन हर बार राजपूत तलवारों ने इनका रास्ता रोक दिया। राजपूतों को इसलिए सेवियर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। इस दौर में इस्लाम तलवार से ज्यादा ट्रेड और सूफीज के जरिए फैला। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि राजा जयपाल ने वाहिंद पेशावर की जंग के बाद अपने आप को लगाकर सुसाइड क्यों किया था? महमूद गजनवी गजनी अफगानिस्तान के एक शहर से ताल्लुक रखने वाला तुर्किश हुक्मरान था। इसने 1000 सीई से लेकर 1027 सीई तक इंडिया पर 17 हमले किए, जिसका ऑब्वियस मकसद वेल्थ और पॉलिटिकल पावर गेन करना था। 1001 सीई में महमूद गजनवी ने पेशावर पर हमला कर दिया। यहाँ महमूद गजनवी और राजा जयपाल के दरमियान एक घमासान की जंग हुई। इस जंग में राजा जयपाल को शिकस्त हुई। कहा जाता है कि राजा जयपाल ने इस जंग में शिकस्त के नतीजे में अपने आप को लगा ली। इसके बाद राजा जयपाल का बेटा अनंतपाल हुक्मरान बना। 1008 सीई में वाय हिंद के मकाम पर, जो कि पेशावर के करीब था, दोबारा से जंग हुई। शुरू में इंडियन फौज गालिब थी, लेकिन महमूद ने अपने तुर्किश हॉर्स राइडर्स की वजह से जंग को पलट दिया। इस डिफीट के बाद इन्वेडर्स के लिए इंडिया का रास्ता खुल गया था। महमूद गजनवी ने इस कामयाबी के बाद 1025 सीई में इंडिया के साउथ गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया। इसने मंदिर को लूटा और लाखों की दौलत को गजनी ले गया। लेकिन महमूद कोई मुस्तकिल सल्तनत इंडिया में कायम नहीं कर सके। इसके लिए इन्हें दिल्ली या अजमेर पर कब्जा करना था। मोहम्मद गौरी 1,20,000 की फौज लेकर इंडिया वापस बदला लेने क्यों आया? गजनी के बाद गौरी खानदान उभरा। मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। इसे सिर्फ लूट मार नहीं, बल्कि पूरी बाकायदा सल्तनत कायम करना थी। 1191 सीई में जंग तराइन फर्स्ट तरावड़ी पंजाब के करीब लड़ी गई, जो कि मॉडर्न डे हरियाणा में है। मोहम्मद गौरी की फौज इंक्लूडिंग तुर्किश और अफगान घुड़सवारों का सामना पृथ्वीराज चौहान दी थर्ड और इत्तेहादी राजपूत फौज से था। मोहम्मद गौरी ने तकरीबन 1,20,000 की फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान की फौज पर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू होते ही मोहम्मद गौरी ने अपने घुड़सवार अफवाज को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन राजपूत हाथियों और भारी घुड़सवारों ने अपनी पावर का प्रेशर डाल दिया। जंग के दौरान गौरी जख्मी होकर अपने घोड़े से गिर पड़े और मैदान जंग छोड़कर भाग गए। पृथ्वीराज चौहान इनका पीछा कर इनको थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजपूतों के यहाँ यह रिवाज था कि दुश्मन अगर भाग जाए या जख्मी होकर मैदान जंग में गिर जाए तो ना किया जाए। वो दुश्मन को दोबारा संभलने का मौका देते थे। इसे राजपूताना शान और बहादुरी समझा जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने रिवायती इज्जत जंग के तहत इनका पीछा नहीं किया। राजपूतों को इस जंग में शानदार फतह मिली और पृथ्वीराज चौहान पूरे नॉर्थ इंडिया का हीरो बन गया। 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी दोबारा से 1,20,000 की फौज लेकर वापस लड़ने आया, तो पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत इत्तेहादियों को बुलाया, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से राजपूत इत्तेहादी इकट्ठे ना हो सके। जिसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी ने अचानक से रात के अंधेरे में घुड़सवारों के जरिए हमला कर दिया। एक फियरस बैटल के बाद राजपूत फौज शिकस्त खा गई। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर दिया गया। इसके नतीजे में दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो गया। ये जंग फैसला कुन थी। अब दिल्ली पर मुसलमान हुक्मरान काबिज हो गए। मोहम्मद गौरी ने 1194 सीई तक चंद और बनारस और बंगाल तक का इलाका फतह करके हासिल कर लिया था। फिर इसने दिल्ली और लाहौर में अपने गुलाम कमांडर्स को इख्तियार दिया, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक था। खुद मोहम्मद गौरी अपना ज्यादातर वक्त खुरासान, पंजाब की सरहद और अफगानिस्तान के इलाकों में गुजारता था। 1206 में मोहम्मद गौरी एक हिंदू राजपूत कबीले के खिलाफ मुहिम के बाद वापस आ रहा था। जब वो दमेक के करीब पहुंचा तो रात को आराम के लिए खेमा लगाया। दमेक मॉडर्न डे जेहलम पंजाब के करीब एक इलाका था। वहां अचानक से एक गिरोह ने हमला किया और खेमे में घुसकर इसे कर दिया। ज्यादा रवायात कहती हैं कि इसे खोकर कबीले के लोगों ने। खोकर राजपूत इस वक्त पंजाब जेहलम के इलाके में आबाद थे और मोहम्मद गौरी के सख्त दुश्मन थे। इसका मजार आज भी मॉडर्न डे अफगानिस्तान में मौजूद है। मोहम्मद गौरी की वफात के बाद इनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। इसी दौर में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई। अब इंडिया में एक नई सियासी हकीकत वजूद में आई
जिसे दहली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि साउथ एशिया में इस्लाम कैसे आया और कैसे वो सेंट्रल इंडिया तक और नॉर्थ इंडिया तक फैलता गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अप टिल द नेक्स्ट वीडियो।